अखिलेश यादव अब करहल छोड़कर लोकसभा में पार्टी के नेता होंगे, तो यहां नेता विपक्ष कौन होने वाला है? वो कौन तीन नाम हैं जिनकी नाम की चर्चा इस वक्त समाजवादी पार्टी के भीतर खूब जोरों पर है। लेकिन अखिलेश किस पर लगाएंगे दांव, हम ये समझेंगे। ये भी जानिए कि करहल सीट खाली होने के बाद अब वहां से कौन लड़ सकता है चुनाव। क्या परिवार से कोई होगा या फिर वो सीट पुश्तैनी रूप से मैनपुरी के उस परिवार को जाएगी जो वहां से लड़ता रहा है। और आखिर में बीजेपी के भीतर की कलह अब सतह पर आ गई है। कैसे संगीत सोम और संजीव बालियान आमने सामने हैं, शब्दों के जरिए, शायरी के जरिए, और अब तो गठबंधन पर भी सवाल उठाने लगे हैं। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज सबसे पहले बात करेंगे अखिलेश यादव के करहल सीट को छोड़ने के बाद उन्हें अब नेता विपक्ष का भी पद छोड़ना होगा। और अखिलेश यादव नेता विपक्ष का पद छोड़कर अब सदन में यानी कि लोकसभा में पार्टी के नेता होने जा रहे हैं। बड़ा पद है। अगले 3 सालों तक वो देश की सियासत में एक बड़े चेहरे के तौर पर उभर सकते हैं। जब 27 में चुनाव आएगा तो उस वक्त फिर पार्टी का चेहरा मुख्यमंत्री के लिए होंगे। लेकिन इन 3 सालों में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्य के सामने कौन वो चेहरा होगा जिस पर अखिलेश यादव दांव लगाने जा रहे हैं? 3 नाम बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, बहुत ज्यादा चर्चा में है। पहला है शिवपाल यादव। जी हां, अखिलेश यादव के चाचा हैं, परिवार के मुखिया शरीक हैं मुलायम सिंह यादव के बाद, और संगठन पर आज भी उनकी सबसे ज्यादा जबरदस्त पकड़ है। तो शिवपाल यादव पार्टी के लिए एसेट है, पुराना बड़ा अनुभव उनके साथ है। लेकिन क्या अखिलेश यादव का विश्वास उन पर रहेगा? क्या अखिलेश यादव चाहेंगे कि उनके बाद नेता विपक्ष की कुर्सी उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये बाद की बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर अखिलेश यादव के सामने ये एक बड़ा सवाल होगा। चाचा की पूरी कोशिश है, यानी कि शिवपाल यादव चाहते भी हैं कि कम से कम अब नेता विपक्ष का पद उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी में उनकी जो हैसियत है, पार्टी में उनकी जो वरिष्ठता है, उसके मुताबिक वो इस सीट को डिजर्व करते हैं। अपने मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके लिए बोलने वाले पार्टी में बहुत ज्यादा लोग होंगे जो अखिलेश को बोलेंगे, ऐसा नहीं है। निश्चित तौर पर ये अखिलेश यादव का प्रेरोगेटिव होगा कि वो किसे अपना उत्तराधिकारी विधानसभा में बनाते हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव से उनके तल्ख रिश्ते रहे पिछले कुछ सालों में, जिस तरीके से बिल्कुल दोनों के बीच के जो रिश्ते थे एक वक्त पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर थे, अब उसके बाद चीज़ें सामान्य हुई हैं। लेकिन क्या इतनी सामान्य हो गई हैं कि अब अखिलेश यादव उन्हें एलओपी यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद दें? संदेह है। दूसरा नाम ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश सिंह पूर्वांचल से आते हैं, समाजवादी पार्टी के लॉयलिस्ट हैं। कई बार बीजेपी से ऑफर की खबरें भी आई, बावजूद इसके वो समाजवादी पार्टी में दमदारी से बने रहे। ठाकुर चेहरा है। इस वक्त बीजेपी में ठाकुरों को लेकर नाराजगी भी है। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव के साथ अखिलेश यादव के रिश्ते खराब हुए, यानी कि मुलायम सिंह, शिवपाल यादव, उस दौरान ओम प्रकाश सिंह से अखिलेश यादव के रिश्ते तल्ख थे, या यूं कहें दोनों के बीच के रिश्ते सामान्य नहीं थे। लेकिन बावजूद इसके ओम प्रकाश सिंह समाजवादी पार्टी में डटे रहे और अखिलेश के साथ अपनी लॉयल्टी जताते दिखाते रहे। और काफ़ी वक्त लगा जब अखिलेश यादव को ये लग गया कि ओम प्रकाश सिंह पार्टी के लॉयलिस्ट हैं। विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, विधायक हुए, सब कुछ हुए, लेकिन अभी भी एक ट्रस्ट फैक्टर क्या उनके साथ वो है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने। बड़े सीनियर नेता हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं, और ठाकुर नेता के तौर पर इस वक्त पार्टी में उनकी सबसे बड़ी पहचान है। हालांकि ठाकुर बिरादरी और ठाकुर वोट को लेकर
पार्टी के भीतर एक बड़ी कंफ्यूजिंग सी लाइन पहले से मौजूद है। तो क्या वो इस पद पर आएंगे, इसमें भी संदेह है। और तीसरा नाम जो इस वक्त सबसे ज्यादा चल रहा है वो है इंद्रजीत सरोज का। इंद्रजीत सरोज यूं तो बसपा के काडर रहे हैं, बसपा के बड़े नेता रहे हैं, बसपा से रहते हुए बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो अखिलेश यादव के करीबी हैं, सांसद विधायक हैं और उनका बेटा इस बार कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज सांसद भी हुआ है। पासी बिरादरी को जोड़ने में बड़ी भूमिका है और इस बार जिस तरीके से गैर जाटव दलितों में पासियों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया है, चर्चा बहुत है कि इंद्रजीत सरोज को अखिलेश यादव का छोड़ा हुआ यह पद एलओपी यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिल सकता है, क्योंकि 2027 में भी समाजवादी पार्टी को वो तमाम वोट चाहिए जो इस बार मोदी के इस चुनाव में अखिलेश यादव ने झटक लिए हैं। ऐसे में इंद्रजीत सरोज की चर्चा काफी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी का एक धड़ा यह मानता है कि कोर वोटर के तौर पर यादव और मुसलमान को बेशक अखिलेश यादव ने इस चुनाव में किनारे रखा हो, लेकिन यादवों के तो सबसे बड़े चेहरे वही थे। मुसलमानों ने झोली भर के या यूं कहें एकजुट होकर एक एक वोट दिया है। ऐसे में मुसलमानों का क्या कोई मुसलमान भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो सकता है? संदेह सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने में योगी आदित्यनाथ होंगे और आसानी से बीजेपी ध्रुवीकरण करने में सफल हो सकती है। इसलिए इस नाम पर संदेह बना हुआ है, लेकिन हो सकता है कि अखिलेश यादव मुसलमानों को लेकर इस मुस्लिम चेहरे पर दांव लगाएं और आखिर में दलितों का वो वोट जिसे पश्चिम में जाटव कहा जाता है, उसके भी कई बड़े और कई बार के जीते हुए विधायक समाजवादी पार्टी के साथ हैं। तो क्या जाटव बिरादरी से भी अखिलेश दांव लगा सकते हैं? इन तमाम अगर चेहरों को देखें, इन तमाम नामों और बिरादरियों को देखें, तो उसमें फ्रंट रनर के तौर पर फिलहाल सबसे आगे इंद्रजीत सरोज दिखाई देते हैं, लेकिन आखिरी फैसला अखिलेश यादव को लेना है। खैर, जल्द ही इसका भी ऐलान होगा। हमारी नजर बनी रहेगी अगली खबर। करहल का नया विधायक कौन होगा? अखिलेश यादव ने करहल छोड़ी, तो अब कौन वहां से चुनाव लड़ने जा रहा है और कौन वहां से विधायक हो सकता है? सबसे पहले और सबसे बड़ा नाम अगर कोई चर्चा में है तो वो नाम है तेज प्रताप यादव का। जी हां, तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव के भतीजे हैं, मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई के पोते हैं। उसके अलावा तेज प्रताप यादव लालू यादव के दामाद हैं, अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं और अखिलेश यादव ने उन्हें 2 जगह से लोकसभा का टिकट देने की कोशिश की थी, जो आखिरी वक्त पर किसी तरीके से मेटरलाइज नहीं हो सका। एक था रामपुर, जहां से आजम खान के मना करने के बाद अखिलेश यादव ने कोशिश की थी कि तेज प्रताप यादव को वहां से लड़ाया जाए, यह हो ना सका। दूसरी कोशिश अखिलेश यादव ने उनके लिए कन्नौज से की थी, जब उनके नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जब विरोध किया तो अखिलेश यादव ने दोबारा उनका टिकट काटा और फिर उन्हें खुद उस जगह से चुनाव लड़ गए। तो तेज प्रताप यादव को 2 बार लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट दिया गया और फिर उनसे टिकट काट भी लिया गया। ऐसे में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा तेज प्रताप यादव की है कि अखिलेश यादव जब ये करहल सीट छोड़ेंगे तो तेज प्रताप यादव वहां से उनके उम्मीदवार होंगे, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इसकी बड़ी और प्रबल संभावना है और 2027 में जब दोबारा चुनाव होगा तो कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव फिर 27 का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि तब उन्हें यहां के मुख्यमंत्री के लिए मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करना है। खैर, 3 सालों का वक्त है और बहुत मुमकिन है जो फ्रंट रनर के तौर पर तेज प्रताप यादव, लेकिन कई और नाम हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव के भतीजे अरविंद यादव, उनका भी नाम चल रहा है कि क्या अगर प्रोफेसर की चली तो क्या वो यहां से
उम्मीदवार हो सकते हैं, या फिर शोभरन यादव जो इन्होंने अखिलेश यादव के लिए अपनी सीट खाली की थी, लेकिन अखिलेश यादव ने उनके बेटे को एमएलसी बनाकर एक तरीके से उस सीट का उपकार उन्होंने चुका दिया था। तो कहा यह जा रहा है कि शोभरन यादव से उन्होंने सीट ली तो उनके बेटे को एमएलसी बनाया, और अगर प्रोफेसर राम गोपाल यादव की चली तो वो अरविंद यादव को चाहेंगे, क्योंकि फिरोजाबाद में एक बड़ा नाम भी हैं और बेहद करीबी हैं प्रोफेसर साहब के। लेकिन इन सब से उतर एक ही नाम जो सबसे आगे और फ्रंट रनर है, वो है तेज प्रताप यादव। तो ऐसे में अब अखिलेश यादव जब सदन में होंगे, सदन के नेता होंगे, तो अपने भतीजे को करहल से वो विधायक देखना चाहेंगे, इसकी ही उम्मीद दिखाई देती है। वैसे तेज प्रताप यादव डिंपल यादव के भी बेहद करीबी और प्रिय माने जाते हैं। उनके चुनाव कैंपेन में भी वो सबसे ज्यादा रहे। ऐसे में परिवार और पार्टी का जो मुहर है वो उनके नाम पर लग सकता है। अब अगली खबर। कहते हैं जीत तो अपने साथ घमंड लाती है, लेकिन जब हार होती है तो वो कलह के साथ आती है, और यही बीजेपी में दिखाई दे रहा है। इस वक्त बीजेपी में एक के बाद एक नेता एक दूसरे पर न सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, छींटाकशी कर रहे हैं, बल्कि अब एक दूसरे को हराने का जो ठीकरा है वो भी अपने नेताओं पर फोड़ रहे हैं। यही नहीं, कुछ नेताओं ने तो गठबंधन तक पर सवाल उठा दिया। बात करते हैं संगीत सोम की। आज संगीत सोम ने संजीव बालियान के उस बात का जवाब दिया जिसमें संजीव बालियान ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि संगीत सोम ने चुनाव हराने की साजिश रची है, और जिन लोगों ने इस काम को किया है उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। आज बारी थी संगीत सोम की, और संगीत सोम ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि साजिश कब और किसने रची थी ये सब जानते हैं। मेरे चुनाव में जो साजिश रची गई, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। यानी 2022 के चुनाव में आरोप है कि संगीत सोम को हराने में संजीव बालियान ने अपनी भूमिका निभाई, तो 2024 में संजीव बालियान को हराने में संगीत सोम ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और दोनों ने अपने अपने चुनाव में एक दूसरे को निपटा दिया। पहले सुनिए क्या कहा है आज संगीत सोम ने, और उसके पहले क्या कहा था संजीव बालियान ने। मुझे तो मीडिया के सामने इस बात के लिए आना पड़ा क्योंकि मुझ पर नाम लेकर आरोप लगाया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने नेतृत्व से यही कहूंगा कि इस सारे विषय की जांच होनी चाहिए। मैं भी 2022 में चुनाव हारा था। कारण क्या है मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने पार्टी को अपनी बात बताई और पार्टी ने उसकी जांच की होगी या कर रही होगी। मैंने कभी भी मीडिया के सामने हार का ठीकरा किसी के सिर पर नहीं फोड़ा आके। मंत्री चुनाव के दौरान संगीत सोम के कई बयान आए, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है, अगर माना जाए। मुख्यमंत्री की रैली हुई है, रैली होने के बाद तुरंत बाद उनका बयान आता है, लेकिन ऊपरी तल पर मतलब माना जाए प्रदेश अध्यक्ष या कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इतने बयान अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी, और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। तो सुना आपने, ये बीजेपी की कला है जो अब धीरे धीरे सतह पर आ रही है। लेकिन संगीत सोम ने एक और बड़ा बयान दे दिया, और वो बयान गठबंधन को लेकर था। उन्होंने कहा कि आरएलडी को साथ लेने का, आरएलडी के साथ गठबंधन करने का बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिला, उल्टे आरएलडी को ही फायदा मिला। बीजेपी पश्चिम में ज्यादातर सीटें हार गई, जबकि आरएलडी अपनी दोनों सीटें जीत गई। तो बीजेपी का ये कोई पहले बड़े नेता हैं, चेहरे हैं, जिन्होंने आरएलडी के साथ गठबंधन को लेकर सवाल उठा दिया है, और ये पार्टी के भीतर बहुत अच्छे से नहीं लिया जाएगा, ये तो तय है। सुन लीजिए क्या कहा है संगीत सोम। आरएलडी के आने से बीजेपी को फायदा हुआ है या नहीं हुआ है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम जो सीटें जीत रहे थे हम उन्हें भी हार गए। खैर, ये लड़ाई सिर्फ चंद बयानों की नहीं है,
इस लड़ाई में शेर व शायरी भी घुस चुका है। कल जब संजीव बालियान ने संगीत सोम के खिलाफ बातें कही थी तो अंदाज शायराना था, और आज उसी शायरी का शायराना अंदाज में संगीत सोम ने जवाब दिया। अब आप कल जो संजीव बालियान ने कहा शेर वो सुनिए, और उसका जवाबी शेर आप संगीत सोम का भी सुन लीजिए। पत्थर पे सिर पटक के कुछ नहीं होता, पत्थर पे सिर पटक के कुछ नहीं होता, समंदर को वापस आना नहीं आना वो उसे पता होगा। जी हाँ, शेर व शायरी के साथ ही हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।